अगर आप नेपाल में एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं और आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं ताकि आपको नेपाल में एक मेडिकल कॉलेज मिल पाए, तो ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ये फॉर्म रिलीज होता है एमईसी द्वारा। जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वैसे ही नेपाल में मेडिकल एजुकेशन कमीशन होता है। और कोई भी बच्चा, चाहे वो नीट क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड नहीं हो, अगर उसको नेपाल में एडमिशन लेना है तो उसको एमईसी का फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या लास्ट डेट है, और कौन से बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है और कौन से बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी नहीं है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं बेटा, अगर आप एमईसी का फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए विथ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मेरी टीम आपको असिस्ट कर देगी एमईसी का फॉर्म भरने में, क्योंकि आप डायरेक्टली एमईसी का फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि नेपाल से ही पेमेंट होता है। तो वहां पे मेरी टीम आपको एडमिशन और फॉर्म भरने में हेल्प कर देगी। मेरी टीम का हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी कोई भी क्वेरी है तो उन क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/cytonai पे डाल दूंगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो पे आगे आते हैं। क्या बात करते हैं सर, सबसे पहले कि इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं। तो एमईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट जो है इसकी वो हो गई है, इट इज 18th ऑफ अगस्त। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाइड नहीं है, उनको हम कहते हैं सब कैटेगरी ए। ठीक है, तो मतलब अगर तुम नीट क्वालिफाइड नहीं हो और तुमको नेपाल में फिर भी एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट वगैरह सब बता दूंगा जो आगे के नीचे पीडीएफ में लिखा होगा। ठीक है, इस कैटेगरी की लास्ट डेट आपकी जो है वो आपकी 12 सितंबर। ठीक है, प्राइस क्या फॉर्म की 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 रुपीज इंडियन करेंसी INR इसकी प्राइस है। ठीक है, सब कैटेगरी कौन से, ऐसे बच्चे जो नीट क्वालिफाइड नहीं है। मतलब नीट क्वालिफाइड, अगर मान लो तुम ओबीसी कैटेगरी में हो तो नेपाल के हिसाब से आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम एससी कैटेगरी से नीट क्वालिफाइड, नेपाल के हिसाब से आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो अगर मान लो कि आप जनरल कैटेगरी से नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको कैटेगरी ए में भरना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें एमईसी एग्जाम होता है नवंबर में एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है दैट इज योर सब कैटेगरी बी। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी दैट इज योर सब कैटेगरी बी। ठीक है, देखो एग्जाम का डेट आपको यहां दिख जाएगा। एग्जाम का डेट जो है आपका सर ये 1 नवंबर को एमबीबीएस का एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको डेट दिख गया। ठीक है, अच्छा दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज सब कैटेगरी बी। सब कैटेगरी बी में क्या है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। तो सब कैटेगरी बी की अगर हम बात करें तो ये सब कैटेगरी बी का लास्ट डे है टू फिल द फॉर्म इज 12th ऑफ अक्टूबर। तो अगर आपने फटाफट, आपके पास अभी बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। अच्छा, बहुत बच्चे बोलेंगे सर बट नेपाल में फिर क्या एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट हो रहा है क्या इस साल, लेट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो बेटा। देखो अगर नवंबर को एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट उसके बाद पब्लिश हो रहा है, तो नवंबर के बाद ही काउंसलिंग होगा। तो आपका बैच जो है वो दिसंबर वगैरह से स्टार्ट होगा। तो ये बात सही है कि 3 महीने शिफ्ट हो गया है इस साल का नेपाल का एमबीबीएस का कैलेंडर। ठीक है, अच्छा अब
एक और सवाल बच्चों के मन में आएगा कि सर ठीक है हम तो फॉर्म भर दिए, ठीक है, और बैकअप के लिए नेपाल को ऑप्शन में रखेंगे, तो क्या मुझे लास्ट लास्ट तक सीट मिल जाएगी? इसका भी जवाब आपको मैं देता हूं। तो देखो बेटा, नेपाल में एडमिशन कैसे होता है ना, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको एडमिशन नेपाल में आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो जनरली जो प्रोसेस है कि आप एमईसी का फॉर्म भरेंगे, जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है बेटा, मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप एमईसी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप सब कैटेगरी ए में है, मतलब आप क्वालिफाइड नहीं है, तो आप एग्जाम देंगे, और एग्जाम में अगर आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स, जैसे इंडिया वाला होता है, ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। नहीं तो जो सब कैटेगरी 2 में है उसको डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए आप जाओ, ठीक, डायरेक्ट काउंसलिंग होगा यहाँ पे, ठीक। अब कैसे एडमिशन होता है सर यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, ऑफिशियली जो होता है बेटा, वो क्या होता है कि हर कॉलेज में लगभग 50% से लेके 30% तक जो आपकी सीट्स होती हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। तो सपोज मान लो कोई कॉलेज जैसे मणिपाल है, ठीक है, तो मणिपाल में आपका 50% सीट जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। 50% सीट जो आपका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर मणिपाल में 120 सीट है तो 60 सीट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। वही जैसे मान लो कोई कॉलेज है जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, जैसे एनएमसी, नेशनल मेडिकल कॉलेज आ गया आपका, ठीक है, नेपाल मेडिकल कॉलेज आ गया, तो इसमें भी 30% सीट्स जो है आपका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। एंड यहां कैसे होता है एडमिशन? यहां पे एक मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर सपोज मान लो कि तुम्हारे मार्क्स 400 हैं, 400 प्लस मार्क्स है तुम्हारे, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग के थ्रू आप जाओगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट यहां पे क्या होता है, आपको फीस पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बट वही अगर आप पहले एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अभी एमईसी का फॉर्म है, आपने अभी सीट बुक करा ली, ठीक है, तो आपको फीस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो टेक्निकली समझो, देखो जो भी होता है एडमिशन का एक मेरिट लिस्ट जनरेट होता है और उसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो अगर मान लो कि मैंने किसी एक XYZ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, मान लो कि मैंने देवधा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और मेरे मार्क्स 150 ही थे, और कल को 30 ऐसे बच्चे आ गए जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा हैं, तो कॉलेज को उनको पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आप जहां भी जिनसे भी एडमिशन ले रहे हो आप पूछ लेना, उनको पता होता है मेरिट लिस्ट का, तो आप पूछ लेना टेंटेटिवली कि क्या इस मार्क्स पे ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद ही कंफर्म करके एडमिशन लेना। जैसे मान लो कि लेट से मेरे 150 नंबर है, मुझे विराट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, या मुझे फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मणिपाल भी नहीं मिलेगा, मुझे लुम्बिनी नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसे कॉलेजेस चूज करने पड़ेंगे जो मेरे मार्क्स पे आ जाए। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो लास्ट के टाइम पे जो आपको ये स्कॉलरशिप वाला फायदा है, ये स्कॉलरशिप वाला फायदा नहीं मिल पाएगा। तो एडमिशन आप कहीं भी ले रहे हो नेपाल में, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और आप मेरी टीम को बोल सकते हैं मुझसे बात कराने के लिए, या मेरी टीम भी आपको पहले डिटेल में समझा देगी। और फॉर्म भरने के लिए मैंने जो फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म के लिंक को आप भर दीजिए, और बिल्कुल एक सीमलेस प्रोसेस से नेपाल में एडमिशन लीजिए। नेपाल एनएमसी कंप्लायंट है, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का है, 1 साल की इंटर्नशिप है नेपाल में ही, उसके बाद इंडिया आके आप एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम देंगे, और इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे। नेपाल का इन्वायरमेंट इंडिया जैसा ही है, कोई करप्शन नहीं है वहां पे, कोई धांधली नहीं होता, तो आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी। और मैं एक और रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप ज्यादातर जो कॉलेजेस चूज कीजिए वो काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेज चूज कीजिए, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पास करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ऐसा नहीं है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेज खराब है। तो अगर तुम पासिंग परसेंटेज देखोगे एफएमजी का, तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एफएमजी पासिंग परसेंटेज ज्यादा बेटर होते हैं। तो बट वहां पास करना डिफिकल्ट होता है, वहां मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है तो ले लो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का कॉलेज, अगर नहीं है तो आप केयू के कॉलेज से प्रीफर कीजिए। बाकी
कोई और सवाल है नेपाल के एडमिशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।